वेलकम स्टूडेंट्स, मैं सनी रजानी आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नया लेक्चर लेकर बेटा। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एपी और जीपी में जो क्वेश्चंस रहते हैं मिक्सिंग वाले वो सब हम लोगों ने कर लिए थे। आज के लेक्चर पे हमारा डिस्कशन ये था बेटा कि जो समीशन ऑफ सीरीज़ होता है, जो इसको हम जनरल फॉर्मूले से या फिर सिग्मा नोटेशन के थ्रू कर सकते हैं, उस पर हम लोग को काम करना था। तो आज के लेक्चर पे बेटा वहीं से शुरुआत करते हैं कि एजीपी सीरीज़ क्या होती है और सिग्मा नोटेशन क्या होता है और उसका यूज़ कैसे किया जाता है। तो बेटा पहले आज के लेक्चर पे चीज़ों को थ्योरेटिकली समझ लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग इसका बेटा एप्लीकेशन सीख के इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर बेटा। देखिए बेटा एग्जैक्टली कहानी क्या है पूरी। जैसे बेटा एजीपी सीरीज़ क्या होती है, the combination of AP and GP, the combination of AP and GP is known as AGP series। ऐसी सीरीज जिसमें AP और GP दोनों कंबाइंड फॉर्म में होते हैं उसको बोला जाता है AGP सीरीज। तो हम आपको एक दोनों के एग्जांपल देते हैं, फिर दोनों को मिक्स करके दिखाते हैं बेटा। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। 1 x स्क्वायर x क्यूब x की पावर 4 बेटा पहली सीरीज जो है वो हमारी AP की है, दूसरी सीरीज जो है वो हमारी GP की है। पहली सीरीज हमारी AP की है और दूसरी सीरीज हमारी GP की है, दोनों को कंबाइन करना है। आपने कहा अगर दोनों को कंबाइन करना है तो आपने कहा दोनों को मर्ज करते हैं। तो हमने कहा दोनों को मर्ज करने पे जो सीरीज बनी वो ये है बेटा। ये बेटा, तो दिस इज कॉल्ड एजीपी सीरीज। मतलब ये जो दे रखा है बेटा ये हमारी एजीपी सीरीज है। द कॉम्बिनेशन ऑफ एपी एंड जीपी इज नोन एज एजीपी सीरीज। प्रॉपर वर्डिंग फॉर्मेट में जो हमने लिखा हुआ है ये वही चीज़ है बेटा। पहले बस टर्म सबके एपी में है, दूसरे वाली टर्म सबके जीपी में है और दोनों को मर्ज करके लिख दिया। तो जो सीरीज हमारी ये बन रही है दिस इज कॉल्ड बेटा एजीपी सीरीज। अगर हमको इस सीरीज़ का nth टर्म निकालना है तो उसका तरीका होता है बेटा AP का nth टर्म निकालो, GP का nth टर्म निकालो और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। AP का nth टर्म निकालिए, GP का nth टर्म निकालिए, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए तो nth टर्म ऑफ द AGP सीरीज हमारा निकल के आ जाएगा। आगे बढ़ाते हैं चीज़ों को बेटा। अब जैसे बेटा हमें AGP सीरीज़ का सम निकालना है तो हमारी टर्मोलॉजी में इसका नाम होता है धक्का सीरीज़। जब हम आपको बोलेंगे धक्का सीरीज तो तुरंत समझ जाइएगा हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट का यूज़ कैसे करवाना चाह रहे हैं। तो अगर हमसे कहा गया है एजीपी सीरीज़ का सम निकालना है, वैसे तो मैं आपको बताया, हमने आपको शुरू में ही बोली थी ये बात कि जब हम आपको टीच कर रहे थे तो हमने आपको ये बात बोली थी कि हम कोई भी चीज़ रट्टाफिकेशन में आपको नहीं सिखाएंगे, हम लॉजिकल प्रूफ देंगे आपको उसका और लॉजिकल प्रूफ से आप उस चीज़ को अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। याद करिए जब हमने जीपी का सम सीखा था तो ये धक्का सीरीज़ का ही कॉन्सेप्ट था जो हमने वहाँ पे करा था। धक्का सीरीज में हम लोगों ने क्या सीखा था कि जो भी कॉमन रेशियो होता है जीपी का उससे मल्टीप्लाई करके एक धक्का लगा देते हैं। धक्का लगाना मतलब शिफ्टिंग ऑफ वन टर्म्स, देन दोनों को सपरेट करते हैं और पूरा कैंसिलेशन करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे भी करनी है। आपने कहा एक सीरीज हमको दे रखी है SN की, हमसे कहा गया है सीरीज का सम निकालिए। तो हमने कहा सपोज कर लिया लास्ट टर्म TN है और उससे पहले वाला TN-1 है। फिर हमने कहा जो भी कॉमन रेशियो है सीरीज का, तो आपने कहा सपोज कर लिया कॉमन रेशियो R है, R से मल्टीप्लाई करके पूरी इक्वेशन को हमने एक टर्म से शिफ्ट कर दिया। तो आपने कहा R से मल्टीप्लाई किया और पूरी सीरीज को एक टर्म से शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट करने के बाद दोनों को माइनस कर दिया। आपने कहा जब दोनों को माइनस कर दिया तो जो सीरीज हमारी बनी वो ये हो गई। फिर उसके बाद 1 - R से डिवाइड कर दिया और ये जो सीरीज आ रही है इसका सम हम आराम से निकाल सकते हैं। ये एक हमारी सिंपल सी जीपी सीरीज है जिसका सम हम आराम से निकाल सकते हैं। तो इस जीपी सीरीज का सम का फॉर्मूला लगा के A1 - R की पावर n वाला फॉर्मूला लगाकर हमने जीपी सीरीज का सम निकाल दिया और SN का ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अच्छा आपको याद होगा हमने जब पढ़ाया था तो हमने आपको उसी में सिखाया था जीपी में इन्फिनिटी टर्म्स का जब सम निकालना होता है तो क्या करते हैं। तो आपने कहा था ये जो सीरीज है ये TN ना रुक के ये डैश आगे बढ़ती चली जाती है। तो जो भी सम निकलता है वो शुरुआत से ही निकल जाता है, पीछे वाले टर्म्स जो होते हैं वो आते ही नहीं है, क्योंकि
r की वैल्यू अगर -1 से 1 के बीच में होती है तो जो r की पावर n होता है वो इतना छोटा हो जाता है, इतना छोटा हो जाता है कि उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। और अगर उसकी वैल्यू 0 हो जाती है तो आपने कहा जो टर्म बचते हैं वो सिर्फ आगे के बचते हैं, तो जो सम निकलता है उसका फॉर्मूला ये आ जाता है बेटा। उसमें n की वैल्यू इन्फिनिटी होती है और हमारा n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता है और हमारा जो इन्फिनिटी टर्म्स का सम होता है उसका फॉर्मूला ये बन जाता है। तो ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में बहुत 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 हेल्प होती है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब इस बात को भी बिल्कुल समझ लीजिए ऐसा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आया तो आपको ए बी डी की वैल्यू रखनी है और अपना आंसर को डिफाइन कर लेना है। सिमिलरली यहाँ पे भी यही काम करना है बेटा। अगर एन टर्म का आता है तो एन की वैल्यू पुट करिए, ए बी डी की वैल्यू पुट करिए, आर की वैल्यू पुट करिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये रिजल्ट ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और वर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या रखना है कि धक्का सीरीज, जब भी हम आपसे बोलेंगे धक्का सीरीज तो आपको समझ जाना है कि आप हमसे एजीपी की बात कर रहे हैं या फिर शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं कि इसको शिफ्ट करके दोनों को माइनस करेंगे तो हमारी सीरीज बन जाएगी। तो अगर एजीपी का सम निकालना है तो उसका तरीका ये होता है, और अगर आपको सिग्मा नोटेशन का यूज करना है तो उसके लिए समीशन के कुछ फॉर्मूले चाहिए होते हैं, उनका यूज करना होता है। तो हम पहले आपको उसकी थ्योरी समझा देते हैं, फिर आपको क्वेश्चन पे लेके जाते हैं बेटा। जैसे देखिए बेटा, हमने कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं फॉर्मूले, बट हम आपको पहले थोड़ा प्रैक्टिकली बात समझाते हैं, मीनिंग क्या है, क्यों हम इसका यूज करते हैं। जैसे बेटा Sn का बेसिक मतलब होता है a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन an तक, ये an है। शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सीरीज आपको ऐसी दे रखी हो बेटा जिसमें nth टर्म आपको पता है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ऐसी सीरीज जिसमें nth टर्म आपको पता है और nth टर्म पता होने के बाद अगर आपने उस पर सिग्मा लगा दिया, ये आपने सिग्मा लगा दिया, तो वो चीज हमारी डायरेक्टली बन जाती है Sn। मतलब सिग्मा नोटेशन का यूज हमको समेशन निकालने के लिए किया जाता है। देन अब आपने कहा कि सिग्मा नोटेशन तो ठीक है, हमको बात समझ में आ रही, बट सिग्मा नोटेशन का डायरेक्टली यूज कैसे किया जाए। तो हमने एक सीरीज लिखी है 1 + 2 + 3 + 4 + z(n). तो अगर आप ध्यान से देखिए ये एक एपी सीरीज है। अगर ये एक एपी सीरीज है तो इस एपी का सम निकालोगे तो वो आ जाएगा n/2 n+1। तो अब हम इसको क्या बोलते हैं, ये चीज हमारी सिग्मा आर है और सिग्मा आर का जो डायरेक्टली वैल्यू होती है वो है हमारी nn+1/2। यानी कि कोई भी ऐसी सीरीज जहां पे सिग्मा आर का टर्म आ जाएगा तो अब आपको वहां पे कुछ करना नहीं है, आपको सीधे सीधे इसका यूज कर लेना है। कहीं कहीं इसको सिग्मा एन भी बोल दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। आर 1 से लेकर एन तक है या सिग्मा एन वर्ड यूज कर दो, दोनों बातें एक ही होती है बेटा, तो उसको मीनिंग क्लियर होना चाहिए कैसे उसका यूज करना है। सिमिलरली अगर स्क्वायर्स का सम है, मगर एक बात ध्यान रखिएगा, ये स्क्वायर वाली चीज एपी नहीं है, ये रिजल्ट है जो कि अभी हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। इनके प्रूफ भी होते हैं, अगर आप चाहेंगे तो आप हमको बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, तो हम आपको प्रूफ भी डिफाइन कर देंगे कैसे किया जाता है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर अप टू n का स्क्वायर, ये बोला जाता है सिग्मा आर स्क्वायर 1 से लेकर n या सिग्मा एन स्क्वायर। और इसकी जो वैल्यू डिफाइन होती है वो nn+1 2n+1/6 होती है बेटा। मतलब अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको सिग्मा एन स्क्वायर का टर्म आ जाए, मतलब n स्क्वायर का टर्म आ जाए और आपसे कहा जाए समीशन निकाल के दिखाओ, तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज करके आंसर निकाल के दिखा सकते हैं। सिमिलरली क्यूब वाले के लिए बेटा, और क्यूब वाले के लिए जो फॉर्मूला आया है दिस इज ऑल्सो कैलकुलेट सिग्मा एन का होल स्क्वायर। आप देखिए सिग्मा एन की जो वैल्यू आई थी आपने यहाँ पे जो डिफाइन की है, सिग्मा एन की जो वैल्यू है उसका अगर स्क्वायर कर दोगे तो यही वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं क्योंकि इसके बिना आपके क्वेश्चन डील नहीं होने हैं। तो यानी अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको ये चीज़ दे दी जाए तो आपको चीज़ों को डील कैसे करना है ये आपको आना चाहिए। तो दो बातें आपने सीखी हैं, अगर आपको समीशन ऑफ सीरीज एजीपी के फॉर्म में दे रखा है तो आपको कैसे धक्का सीरीज का यूज करना है, और अगर आपको मान लीजिए डायरेक्टली nth टर्म दे रखा है तो आपको सिग्मा नोटेशन का यूज कैसे करना है। तो दोनों बातें आपको क्लियर होनी चाहिए कि कैसे उसका हमको यूज करना है। तो क्वेश्चंस जब आपके सामने आएंगे तो ये क्लैरिटी और अच्छे से आ जाएगी कि कैसे इसका यूज किया जाता है। नाउ जो धक्का सीरीज वाली हम बात कर रहे थे आपसे, उसका एक बेसिक स्टेप हमने आपके सामने रखा हुआ है कि कैसे क्वेश्चन को डील किया जाता है। अगर सपोज करिए एक सीरीज दे रखी है x1 x2 x3, एक एपी का सीक्वेंस है, तो जो कॉमन डिफरेंस है बेटा वो डी होता है। x2 - x1 x3 - x2 ये कॉमन डिफरेंस डी है। आपने s एक सीरीज लिखी और फिर आपने धक्का लगा दिया। जब धक्का लगा दिया तो आपने कहा ये शिफ्ट हो गया टर्म और ये आखिरी में निकल के आगे चला गया। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो s - s यहाँ पे 0 हो गया, x1 बच जाएगा, यहाँ पर x2 - x1 आ जाएगा, x3 - x2 हो जाएगा, x4 - x3 हो जाएगा, डैश डैश डैश, और ये जो xn का टर्म है ये आखिरी में हमारा यहाँ पे बच जाएगा। क्योंकि आपने एक धक्का लगाया हुआ है, तो धक्का लगाने से क्या हुआ है कि जो आखिरी का टर्म था वो निकल के आगे चला गया। तो आपने कहा अगर वो निकल के आगे चला गया तो आपने कहा ये जो चीज आखिरी में -xn शो हो रही है वो वही चीज है। अगर हमको सीरीज का nth टर्म निकालना है तो इस xn को हमने शिफ्ट करके यहाँ कर दिया,
और जितने भी x2 माइनस x1 x3 माइनस x2 टर्म है ये देखिए सीरीज का पार्ट होगा जिनका कॉमन डिफरेंस d था, तो d d d d d हमने सारे ले लिए, तो जितने भी d थे उसका नाम हमने रख दिया s1, मतलब जितनी बार d आएगा उसका नाम हमने s1 रख लिया है। तो यहाँ से जो हमारा s1 मतलब s1 जो डिफाइन किया गया है, आप नीचे देखिए d d d कॉमन आपका जो रिक्वायर्ड था कॉमन टर्म जो तो आपका d कॉमन डिफरेंस है वही चीज हमने यहाँ पे लिखी है, उसका नाम हमने s1 लिखा है। तो जो xn की वैल्यू निकल के आ गई यहाँ पर ये वो निकल के आ गई है x1 प्लस s1। तो s1 मतलब जो कॉमन डिफरेंस का समय आपको वो भी पता है, x1 हमको क्वेश्चन में गिवन था, तो दोनों वैल्यूज को पुट कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब फाइनल वर्ड्स में आज के लेक्चर की बात करें बेटा, तो अब हमारा है रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अभी तक हमने हार्मोनिक वर्ड का यूज नहीं किया था, आप इतना जान लीजिए हार्मोनिक मीन या हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो होती है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ एपी। आई कैन से 1 2 3 4 आर इन एपी। अगर 1 2 3 4 एपी में है तो 1/1 1/2 1/3 एंड 1/4 आर इन एचपी। रेसिप्रोकल ऑफ एपी इज नोन एज एचपी। टर्म आप डिफाइन कर सकते हो, मेरी बात ध्यान रखना, एचपी में आप टर्म डिफाइन कर सकते हो मगर सम डिफाइन नहीं होता है। टर्म के लिए तो आप पर्टिकुलर टर्म की बात करोगे तो रेसिप्रोकल करके निकाल सकते हो, मगर सम निकालने के लिए उस कॉन्सेप्ट का यूज नहीं किया जा सकता है। तो एचपी में टर्म तो डिफाइन होता है मगर सम डिफाइन नहीं होता है। अच्छा, अब मीन की बात कर लें तो जो लॉजिक हमने आपको बताया उसी पे हम आपको लेके जाते हैं कि अगर एक नंबर ए और बी है, एक अर्थमेटिक मीन ए हमने पढ़ा, एक नंबर ए एंड बी है, ज्योमेट्रिक मीन जी हमने पढ़ा, एक नंबर ए एंड बी है, हार्मोनिक मीन हमने नहीं पढ़ा। तो हमने कहा पहले आप हमको ये बताइए फिर हम आपको आगे बढ़ाएंगे। तो आपने कहा फिलहाल ये तो हम जानते हैं, आपने कहा ये दो चीजें तो हम जानते हैं, इसको हम पहले से पढ़ चुके हैं, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। अब हार्मोनिक मीन आप हमको और एक्सप्लेन कर दीजिए तो हम चीजों को समझे। तो हमने कहा हमने आपको सिर्फ एक वर्डिंग बोली, अगर ए बी सी एपी में है तो उनके रेसिप्रोकल एचपी में होते हैं, या ए बी सी एचपी में है तो उनके रेसिप्रोकल एपी में होते हैं। तो आपने कहा एचपी तो हम नहीं जानते, आप अगर ये एच एम एच पी की बात कर रहे हो तो आपने कहा ये तो हम नहीं जानते। हाँ, अगर ऐसे कुछ बोल दो तो शायद हम बात बना ले जाए। आपने कहा ऐसा कुछ बोल दो तो शायद हम बात बना ले जाए। तो 1/a 1/h एंड 1/b आर इन एपी। तो आपने कहा कि हाँ, अब अगर एपी आप हमसे बोलोगे तो अब हम एपी वाली कंडीशन का यूज कर सकते हैं। तो एपी वाली कंडीशन के हिसाब से बीच वाले का डबल मतलब 2/h नॉट टेक एलसीएम, तो ये हमने निकाल दिया बेटा हार्मोनिक मीन। तो H हार्मोनिक मीन है, A की वैल्यू अगर यहां से निकालोगे तो बेटा हो जाएगी a + b/2 और G की वैल्यू हो जाएगी √AB, वो हमारा ज्योमेट्रिक मीन है। अब हमसे कहा गया है हमको इनके बीच में रिलेशन चाहिए। तो ठीक है बेटा, आपने बता दिया कि अर्थमेटिक मीन क्या है, ज्योमेट्रिक मीन क्या है, हार्मोनिक मीन क्या है, हमको रिलेशन चाहिए। तो हमने कहा अगर a और h को मल्टीप्लाई किया जाए, a और h की वैल्यू, तो आपने कहा a की वैल्यू है a + b/2 और h की वैल्यू है 2ab/a + b। ah आपने कहा ah की वैल्यू आ गई ab और वो हमारे हिसाब से g² है। तो फाइनल आंसर द रिलेशन बिटवीन AM, GM एंड HM इज G² = AH। तो काफ़ी क्वेश्चंस आपको इस पे भी मिल जाएंगे मीन से रिलेटेड, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन। तो इसको ध्यान रखिएगा कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी दे दिया जाए तो आपको कैसे डील करना है। तो आज के लेक्चर पे जो जो बातें आपने सीखी बेटा, उसमें समीशन ऑफ सीरीज सीखा है, रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन सीखा है, ठीक है ना, और उनको आपस में कैसे सॉल्व किया जाता है वो आप सीख रही हैं। अब अगले लेक्चर पे जो हमारा डिस्कशन है बेटा वो इस चीज पे है कि जो आपने आज सीखा, जो 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन आप आपको बताया हमने कि 11th के लेवल में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो उनको करते कैसे हैं उस पर डिस्कशन होना है। और ये आपका आखिरी लेक्चर रहेगा जिसपे हम चीजों को एंड कर देंगे बेटा, फिर उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा। तो फिलहाल नेक्स्ट लेक्चर पे जब हमारी मुलाकात होगी आपसे तो हम लोग ये सीखेंगे कि अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के जो क्वेश्चंस हैं, या फिर जो आज हमने सीखा समेशन ऑफ सीरीज एंड सिग्मा नोटेशन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इनके क्वेश्चन चाहे जिस लेवल पे आ जाए आपको कैसे डील करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर पे आपसे मुलाकात होती है। और
आज के लेक्चर के लिए थैंक यू, और आपको जो भी क्वेरी है हमारी वेबसाइट या हमारे नंबर पे आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी हमको भेज सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए थैंक यू वेरी मच।